बेलापुर नाम का एक कस्बा था जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां पर एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत झील था जिसमें ठंड के दिनों में विभिन्न प्रकार के साइबेरियन सारस आया करते थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध महादेव शंकर का मंदिर था जिसमें एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान थे। मान्यता है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता था। कुल मिलाकर इस कस्बे की खूबसूरती और धार्मिक मान्यताएं टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसी कस्बे में रवि नाम का एक लड़का अपने माँ पिता के साथ रहा करता था। रवि के पिता का नाम राम प्रताप और माँ का नाम आरती था। राम प्रताप की एक किराने की दुकान थी जिसकी कमाई से उसका परिवार सुख चैन से जीवन बसर कर रहा था। रवि को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके गले में मानो साक्षात माता सरस्वती विराजमान हो। 12वीं की पढ़ाई समाप्त करने के बाद रवि आगे संगीत की पढ़ाई करना चाहता था, पर उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका सपना था कि उनका बेटा आगे पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी करे। पापा, मैं आगे की पढ़ाई संगीत में करना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे एक म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। मैं एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी लेके आया हूँ। देखो बेटा, इस संगीत के काम से तुम्हारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। संगीत तुम्हारा शौक है। हम लोगों ने तुम्हारे इस शौक के लिए कभी तुम्हें मना नहीं किया। किसी के शौक से उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भरता। तुम बेलापुर कॉलेज में एडमिशन ले लो और वहाँ मन लगा कर पढ़ो और उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी करो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। मुझे संगीत के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। संगीत ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। रवि, तुम्हें हमारे लाड़ प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चुपचाप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। रवि की एक नहीं चली और उसे बीएससी कंप्यूटर में नामांकन करवाना पड़ता है, पर उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था और वो बहुत दुखी रहने लगता है। रवि जब भी बहुत उदास हुआ करता था तो वो मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर बैठता और एकांत में रियाज किया करता था। कभी कभी झील के किनारे बैठकर घंटों तक संगीत का रियाज करता। रवि का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसी कारण उसका रिजल्ट खराब आने लगा। इसी कारण कॉलेज के शिक्षक ने राम प्रताप से रवि की शिकायत की। रवि, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? और तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ है। तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? अभी से भी पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना पढ़ाई छोड़कर मजदूरों के साथ खेत में जाकर काम करो। ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। पापा, मुझे संगीत बहुत पसंद है और गाना गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रवि की माँ, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे खराब कर रखा है। तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, तभी वो भविष्य में कुछ कर पाएगा, नहीं तो यूं ही अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। अपने पापा की डांट फटकार सुनकर रवि बहुत दुखी होता है। वो झील के किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्यों जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं करने दिया जाता, और समाज की बताई गई चीजों पे ही चलना क्या सफलता का एक मार्ग है। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था और उस झील में विभिन्न प्रजातियों के साइबेरियन सारस आए हुए थे। मुंबई से एक टीम उस झील के किनारे पर आई हुई थी जो कि विभिन्न प्रजातियों के साइबेरियन सारस और इस खूबसूरत से झील के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी। इस टीम का प्रोड्यूसर आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ फोटो खींच रहा था और तभी रवि अपनी मधुर आवाज में गाना गा रहा था। जैसे ही आनंद ने दूर से रवि की मधुर आवाज सुनी तो वो खींचा हुआ रवि के पास चला आया। रवि अपने गाने के रियाज में पूरी तरह से खोया हुआ था। जैसे ही उसने अपना रियाज पूरा किया और उसकी आंखें खोली तो आनंद को अपने सामने बैठा पाया। तब वो थोड़ा असहज हो जाता है। अद्भुत, बेहतरीन, बहुत खूब। क्या यार, तुम क्या गाना गाते हो? तुम्हारे गले में तो माता सरस्वती का वास है। तुम्हारा क्या नाम है? मैं रवि हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम? मैं आनंद हूँ। तुम कहाँ से आए हो भाई? तुम तो बेलापुर के नहीं लगते। तुमने सही कहा है, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और ठहरने वाले हैं। हम लोगों ने बेलापुर का बहुत नाम सुना है, इसीलिए यहाँ की खूबसूरत झील और साइबेरियन सारस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और खिंचा हुआ तुम्हारे पास चला आया। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को जब भी समय मिले तो मुझे बताना। मैं तुम लोगों को पूरा बेलापुर घुमाऊंगा। यहाँ कई टूरिस्ट प्लेस हैं।
बिल्कुल रवि। इसके बाद रवि आनंद को मंदिर, झील, पहाड़ और अपने कस्बों के इतिहास के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे आनंद बड़े ही ध्यान से सुनता है। आनंद भी रवि को अपने काम और मुंबई के बारे में विस्तार से बताता है। इस छोटी सी मुलाकात में रवि और आनंद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातें कर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। आनंद से मिलकर रवि को बहुत अच्छा लग रहा था। वो गुनगुनाते हुए अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन रवि आनंद से मिलने के लिए उसके शूट पर जाता है और आनंद रवि को अपने सभी टीम मेंबर से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि रवि एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। ये बात सुनकर आनंद के सभी टीम मेंबर्स रवि को एक गाना सुनाने का अनुरोध करते हैं। रवि, सभी लोग तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं दोस्त, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम लोग जैसे बड़े कलाकारों के सामने अपनी टूटी फूटी आवाज में गा सकूं। रवि सभी को गाना सुनाने लगता है। उसके गीत और सुरीली आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने रवि की सुरीली आवाज की बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर रवि को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके संगीत को प्रेरणा प्राप्त हुई। रवि, सच में तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारी आवाज अद्भुत है, जो कि बहुत कम सिंगरों में होती है। क्या तुमने कभी स्टेज परफॉर्मेंस किया है? नहीं आनंद। रवि, तुम हमारे साथ मुंबई आ जाओ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। मुंबई में लोग तुम्हें अपने सर आंखों पे रखेंगे। तुम्हारे जैसे सिंगर की मुंबई में बहुत अहमियत है। क्या आनंद, अब तुम भी मुझे बनाने लगे? चलो काफी देर हो गई है, अब चलता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम अपने हुनर को इस कस्बे में यूं ही बर्बाद मत करो। आनंद, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरे पापा ऐसा करने के लिए कभी नहीं तैयार होंगे और वो मुझे मुंबई कभी नहीं जाने देंगे। और तो और मेरा मुंबई में कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे सपने मत दिखाओ। रवि, तुम इस तरह से बुज़दिल और कमजोर इंसानों की तरह बात मत करो। तुम अपने पापा और मम्मी को समझाओ कि वो तुम्हें मुंबई जाने दे और अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे। और ये कौन कहता है कि तुम्हें मुंबई में जानने वाला कोई नहीं है और तुम वहाँ अकेले हो। आनंद तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। मुंबई में मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुम्हारे पापा से इस विषय में बात भी करूँगा और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आनंद, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत साहस मिला और कुछ उम्मीद की भी किरण दिखाई दी। मैं कोशिश करता हूँ। इन सभी बातों के बाद रवि अपने घर आता है और अपनी माँ से, माँ, मेरा एक दोस्त है आनंद और मैं उसके साथ मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो क्या आप पापा से इस बारे में बात करेंगी? मैं तुम्हारे पापा से जरूर बात करूँगी बेटा। राम प्रताप दुकान से लौटकर घर आते हैं और हाथ मुंह धोकर खाना खाकर अपने कमरे में आते हैं। तो आरती उनसे कहती है, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए, आप गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा और मेरी बातें शांत मिजाज से सुनिएगा और फिर आपको जो निर्णय लेना होगा वो ले लीजिएगा। आरती, तुम कुछ बोलोगी या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? चलो साफ साफ बताओ, क्या बात है? आरती बहुत ही इत्मीनान से राम प्रताप को रवि के साथ हुई बात बताती है और उन्हें आनंद के बारे में भी बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि रवि मुंबई जाना चाहता है और वहाँ पर संगीत में कुछ करना चाहता है। इन सब में आनंद उसकी मदद करेगा। तुम बहुत भोली हो। रवि को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, इसीलिए यहाँ से भागना चाहता है। संगीत से उसका कुछ नहीं होने वाला। आज तक उसने संगीत से कितना कमा लिया है। लेकिन एक बात तो है कि कस्बे के सभी लोग रवि के संगीत की बहुत तारीफ करते हैं। आप भी तो देखते हैं कि जब भी वो मंदिर में गाता है तो उसका संगीत सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कस्बे के कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि रवि पूर्व जन्म में बहुत बड़ा संगीतकार रहा होगा। कौन जाने, भगवान भोलेनाथ की भी यही मर्जी हो। अरे तुम भोली हो। मुंबई में बहुत धूर्त लोग रहते हैं जो कब उल्टी छुरी चला दे कुछ पता नहीं चलता। वो सब तो ठीक है, लेकिन रवि अब बड़ा हो गया है। आजकल का समय भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। डर लगता है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। इसीलिए तो हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि रवि को उसके संगीत की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाने देना चाहिए। रवि को अभी आनंद जैसा सच्चा दोस्त मिला है जो मुंबई में हमारे बेटे की मदद भी करना चाहता है। तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तुम्हें सभी लोग भोले नजर आते हैं। मैं इस पर विचार करता हूँ। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बिस्तर पर लेटकर राम प्रताप इस संदर्भ में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते और उनकी आंख लग जाती है।